हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपको मिलता है नेशनल और इंटरनेशनल करंट इशू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आप भी कर रहे हैं किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ख़ुद को करते रहिए अपडेट। तो अभी हाल में ही एक चर्चा का विषय बना हुआ है, मंगोलिया और इंडिया के बीच क्या रिलेशंस हैं। तो अभी हाल में ही क्या हुआ है कि जो इंडियन जो कल्चरल मिनिस्टर और जो मंगोलियन कल्चरल मिनिस्टर थे उनके बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुई है। तो जानेंगे इसमें कि आखिर इसका हिस्ट्रिकल रिलेशन क्या है, डिप्लोमेट रिलेशन क्या है इंडिया के साथ में, और क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए और मंगोलिया के लिए इंडिया क्या इम्पोर्टेंस रखता है। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये डिस्कशन में क्यों है, आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए यहाँ पर है कि अभी हाल में ही जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर हैं और कल्चरल एंड टूरिस्ट और मंगोलियन जो कल्चरल मिनिस्टर हैं, इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल मीडियम डिस्कशन हुआ, जिसमें से बहुत सारे कुछ इश्यूज थे और कल्चरल के अलावा भी उन चीज़ों पर भी इसमें क्या हुआ, डिस्कशन हुआ। तो इस वजह ये अभी हाल में ही चर्चा में है। तो एक यहाँ पर इंडिया और मंगोलिया के बीच में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसके तहत यहाँ पर एक मीटिंग की जाती है और अभी तो सारी जितनी भी मीटिंगें हो रही हैं सब वर्चुअल हो रही हैं। तो इसी में कई सारे जो मुद्दे होते हैं, तो बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं उनका चर्चा की जाती है। तो इसी मामले में ये डिस्कशन में आ गया है। तो और अब जानते हैं यहाँ पर कि जो मंगोलिया है उसके कुछ साइलेंट फीचर जान लेते हैं मंगोलिया के। तो साइलेंट फीचर मीनिंग यहाँ पर ये होगी कि मंगोलिया के क्या हैं साइलेंट फीचर्स, कुछ की पॉइंट्स अगर हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ में होती है वो स्टेबल किया गया था 2015 में। कब किया गया था? 2015 में। और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है मंगोलिया और इंडिया के बीच में ये टिल 2023 तक चल गया और आगे भी। और इंडिया ने क्या है, इंडिया क्या करता है कि इंडिया एक ICCR स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है मंगोलियन को, एलोगेट करता है किनको, मंगोलियंस को स्टडी के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट ऑफ किसका, CIBS, जहाँ मतलब तिब्बती बुद्धिज्म की जो शिक्षाएं दी जाती हैं उनके लिए। तो ये इंडिया स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। CIBS ले में है जो, और कट्स है वाराणसी में है। तो इन चीज़ों में क्या होता है कि इंडिया क्या करती है, जो मंगोलियन हैं उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जिसको ICCR स्कॉलरशिप के नाम से जानते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये क्या है, तिब्बती जो बुद्धिज्म है उनका स्टडी करने के लिए एक तरीके से ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है क्यों, इंडिया। और द इंडियन काउंसलिंग कल्चरल रिलेशंस और ऑर्गेनाइज द गवर्नमेंट इंडिया स्टेबल इन कल्चरल डिप्लोमेसी। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको देखना होगा, समझना होगा कि एक हमारी डिप्लोमेसी है, कूटनीति, लेकिन कल्चरल कूटनीति जो होती है वो डिफरेंट होती है। आप किसी भी कंट्री या किसी भी देश का अगर वहाँ का एक कल्चरल में अगर जाकर के वहाँ एक स्पीच दे देते हैं आप उसकी कल्चरल से रिलेटेड, तो वहाँ के लोगों का जो मनोबल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हमारे देश में ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और यहीं पर क्या होता है कि मान लीजिए किसी को तमिल नहीं आती है, अब तमिल नहीं आती है, वो जाकर के तमिल में अपना स्पीच देता है। बहुत सारे लीडर हैं और टूटी फूटी स्पीच देता है, तो तमिल जो लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपनापन उनके अंदर आता है कि हाँ मतलब अपना कोई है। तो ऐसे ही क्या होता है, एक कल्चरल डिप्लोमेसी भी मैटर करती है इंटरनेशनल रिलेशन में, कि वहाँ का कल्चरल और दूसरे कंट्री का कल्चर अगर उन दोनों का आदान प्रदान करना है, एक्सचेंज करना है, तो ये काफ़ी बड़ा एक मैटर होता है, डिप्लोमेसी होती है कंट्रियों के बीच में।
तो यहाँ पर क्या है कि जो तो इंडिया तो उनको स्कॉलर से प्रोवाइड कराता है ताकि वो एक तिब्बती बुद्धिज्म की शिक्षा ले सकें। यहाँ पर इंस्टीट्यूट जो भी हैं इंडिया में उनके लिए कल्चरल एक्सचेंज पे। और देखने को यहाँ पर ये मिलता है कि जो पुराने जो यहाँ पर रिलीजियस हैं एंशियंट जो पुराने तिब्बतीन है रिलीजन विच इज़ नॉन इज़ द बोन, उनको जो पुराने तिब्बती रिलीजन्स उनको हम बोन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर इंडिया ने क्या किया इस मीटिंग में कि इंडिया ने भी कहा है कि यहाँ पर सेट टू द इंडिया वुड आल्सो कंसीडर मंगोलियन रिक्वेस्ट टू हेल्प फेस्टिवल इन द म्यूजियम कम लाइब्रेरी देयर। तो इंडिया ने कहा है कि हम कंसीडर करेंगे वहाँ पर एक म्यूजियम कम लाइब्रेरी बनाने के लिए। और लगभग में इनका देखा जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है अबाउट 100 सीस्ट ओनली मंगोलियन और कंजूर। इनका जो मंगोलियन कंजूर होता है ये काफ़ी इनका हॉली कह सकते हैं, पवित्र, और जिस तरीके से कह सकते हैं पुस्तकें टाइप में जो होती हैं। तो यहाँ पर 2022 तक डिस्ट्रीब्यूट मेन सेंटर ऑफ बुद्धिज्म इन मंगोलिया, लगभग कितने 100 सेट, कितने 100 सेट के लिए। और बुद्धिज्म में कॉन्सेंशियल टेक्स्ट जिसको हम बुद्धिज्म कॉन्सेंशियल जो उसको हम मंगोलियन कंजूर के नाम से भी जानते हैं। कंप्लीट 108 वॉल्यूम कंसीडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियन टेक्स्ट इन मंगोलियन। तो ये जो मंगोलियन कंजूर होता है ये बहुत ही इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये लगभग 108 वॉल्यूम का है और ये रिलीजियस टेक्स्ट मंगोलियंस होते हैं। और इसके साथ में भी जो कंजूर होता है लिटरली मीन्स द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिफ्रेश द स्पेशली वर्ड्स स्पोकन द लॉर्ड बुद्धा। तो ऐसा माना जाता है कि जो कंजूर है ये लॉर्ड बुद्धा द्वारा ही दिया गया शब्द है। तो इस तरीके का ये कुछ उसके साइलेंट फीचर हैं कल्चरल के बारे में मंगोलियन का, कि उनका जो कंजूर होता है जो वो एक बुद्ध जो लॉर्ड बुद्धा है उनके द्वारा दिया गया ये शब्द है। इंडिया का भी यहाँ पर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप देखा जाए तो स्टेबल हुआ था 2015 में। और ये कल्चरल एक्सचेंज होता रहता है क्योंकि यहाँ भी जो बुद्धिज्म टेम्पल और बुद्धिज्म इंस्टीट्यूट है तो वो सारी बुद्धिज्म का ही एजुकेशन देते हैं, तो आदान प्रदान एक्सचेंज होता रहता है। तो ये कुछ उसके साइलेंट फीचर्स थे मंगोलियन के। अब यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जो कुछ हिस्टोरिकल रिलेशंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या हैं, किस तरीके के हैं। तो हिस्टोरिकल रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया और मंगोलिया स्पिरिचुअली कनेक्टेड बिकॉज देयर शेयर बुद्धिज्म इन हेरिटेज, क्योंकि दोनों देश क्या करते हैं शेयर करते हैं बुद्धिज्म हेरिटेज की, यहाँ पर भी बुद्धा और वहाँ पर भी बुद्धा। तो ये तो एक हिस्टोरिकल रिलेशन हो गया। दूसरा डिप्लोमेटिक अगर रिलेशन की बात करें तो 1955 में स्टेबल द डिप्लोमेट रिलेशन विथ मंगोलिया, इंडिया ने स्टेबल किया था कब 1955 में। उसके पहले अभी जो मैंने चर्चा की थी वो 2015 में था, तो वो एक कल्चरल के लिए था, लेकिन जो डिप्लोमेट रिलेशन जो स्टेबल किया था वो 1955 में था। साथ में मंगोलिया डिक्लेयर्स इन द स्पिरिचुअल नेवर्स, और जो मंगोलिया ने इंडिया को एक स्पिरिचुअल नेवर्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कहा था। और द फर्स्ट कंट्री आउटसाइड द सोवियत ब्लॉक्स स्टेबल्स डिप्लोमेट रिलेशन विथ मंगोलिया। तो मतलब पहली कंट्री इंडिया ही थी जो कि एक जो यूएसएसआर था उससे अलग हो कंट्री से जो डिप्लोमेट रिलेशन स्टेबल किया गया था 1955 में। और फर्स्ट टाइम 2015 में अंडर हिज एक्ट ईजी पॉलिसी, इंडिया एक्ट ईजी पॉलिसी के तहत प्राइम मिनिस्टर विजिट मंगोलिया। तो मंगोलिया क्या किया था विजिट किया था। अब यहाँ पर इंटरनेशनल जो कॉपरेशन है वो कैसे हैं मंगोलिया के इंडिया के साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंगोलिया हैज़ अगेन रिटर्न सपोर्ट द इंडिया मेंबरशिप और पार्टनर परमानेंट सीट। तो ज़्यादातर आपको देखने को ये मिलता है कि जितने भी ये छोटी कंट्रीज़ हैं तो वो सब सपोर्ट करती हैं, चाहे अजरबैजान को ले लीजिए, चाहे आप किर्गिस्तान को ले लीजिए। उससे पहले मैंने एक कॉन्फ्लिक्ट
पर वीडियो बनाया था अजरबैजान और किर्गिस्तान पर, तो वो जा कर के आप देखिएगा। तो उसमें भी दोनों कंट्रीज जो हैं वो इंडिया का सपोर्ट करती हैं। ज़्यादातर छोटी छोटी कंट्रियाँ सब सपोर्ट करती हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएनएससी है, तो वहाँ पर इंडिया को एक परमानेंट सीट दी जाए। और तो एक तो यहाँ पर ये इसका यहाँ मंगोलिया भी यही चाहता है, और मंगोलिया की कैपिटल उलन बटोर है, जैसा कि आप जानते होंगे। और यहाँ पर देखने को ये भी मिलता है कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम चाइना। अब देखने को यहाँ पर देखा जाए तो एक चाइना के साथ इंडिया के अभी हाल फिलहाल में रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पर एक मंगोलिया जो है उसको क्या है, इंडिया को सपोर्ट करता है इस मैटर में भी इंक्लूड। और इसके बाद इंडिया ने भी सपोर्टेड एंड सपोर्ट किया था इंक्लूजन मंगोलिया इन द नॉन अलिजमेंट मूवमेंट। जो इंडिया जो नॉन नेहरू जी थे उस समय, जो नॉन अलिजमेंट मूवमेंट चला था, उसमें से इंडिया क्या करता है इसको। और इसके साथ में जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी मेंबरशिप के लिए इंडिया ने इसको क्या किया था, सपोर्ट किया था। और साथ में ये क्या है कि इंडिया तो संघाई का जो कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO का मेंबर है। किसका है? SCO का मेंबर है। और वहीं पर मंगोलिया जो है वो क्या है, ये ऑब्जर्वर है इस किसका, SCO का। तो इस तरीके का ये इसका कुछ इंटरनेशनल इसके रिलेशंस थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स और कल्चरल और प्रोटेक्शन के बारे में भी जान लेते हैं। तो इंडिया का कितना इसके साथ में ट्रेड होता है, तो इंडिया और मंगोलिया बायलेटरल ट्रेड डिक्लाइन 35.3 मिलियंस में होता है USD डॉलर में। ये 2020 का है, लेकिन ये 2019 में ज़्यादा हुआ था, 38.3 हुआ था। तो ये तो अब ड्यू टू कोविड तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं ट्रेड, लेकिन तब भी एक काफ़ी बड़ा एक हिस्सा है 35.3 मिलियंस का अगर यहाँ पर ट्रेड होता है। और साथ में कि मंगोलियन रिफाइनरी प्रोजेक्ट ये इंडिया ने लॉन्च किया था किसके लिए, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम था। लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के तहत इंडिया ने क्या किया था, एक मंगोलियन रिफाइनरी प्रोजेक्ट दिया था मंगोलियन को। और कल्चरल की बात करें तो कल्चरल हर साल इसका होता ही है कि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चलता ही हर साल। इसमें से दोनों कंट्री जो है वो अपना कल्चरल आदान प्रदान होता है। यहाँ के स्टूडेंट वहाँ भी जाते हैं और वहाँ के स्टूडेंट यहाँ पर, और एजुकेशन के लिए भी ये क्या स्कॉलरशिप इंडिया प्रोवाइड कराती है। और साथ में अगर प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि ज्वाइंट एक्सरसाइज करता है इंडिया और किसके बीच में, मंगोलिया के बीच में, जिसका नाम दिया जाता है नोमैडिक एलिफेंट। और इसका मेन ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है, नोमैडिक एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो होता है एक तरीके का, इसका मेन उद्देश्य क्या है इन दोनों कंट्रियों के बीच में जो होती है, मेन ऑब्जेक्ट द एक्सरसाइज ट्रेन सोल्जर्स फॉर द काउंटर टेररिज्म के लिए। सोल्जर को ट्रेंड करना है फॉर काउंटर टेररिज्म के लिए और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए। तो ये याद रखिएगा, ये जो इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नोमैडिक एलिफेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे। और अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि आगे क्या। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जियोग्राफिकल अगर देखने को आपको मिलता है तो यहाँ पर देखा जाए तो एक रसिया और चाइना एक दो बहुत बड़ी कंट्री हैं, मेजर पावर्स वाली कंट्री, उनके बीच में ये है। तो एक जियोग्राफिकल इसको प्लस पॉइंट मिलता है। अगर इसके साथ इंडिया और का रिलेशन है तो काफ़ी कुछ यहाँ पर अच्छा देखने को मिल सकता है। और साथ में अगर ट्रेड की बात की जाए तो ट्रेड भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये दो ऐसी कंट्री के बीच में करती है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में भी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो इसका बेनिफिट इंडिया को मिल सकता है यहाँ के साथ में। तो कुछ ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें कि हम इंडिया और मंगोलिया के बीच में क्या रिलेशन है, इन सारे पहलुओं पर जो भी टॉपिक थी इस पर चर्चा की थी। तो आई होप कि उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल में अगर पहली बार आ रहे हैं वीडियो, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद।